दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है जनवरी 2022 से अद्यतन पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं की समसामयिकी, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के साथ साथ अध्यापक पात्रता परीक्षाओं जैसे यूपी टेट, सी टेट आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के अंतर्गत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी अथवा पर्यावरण विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है दोस्तों, किस पार्क को भारत का अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय यानी OECM स्थल घोषित किया गया है? तो उत्तर है अरावली जैव विविधता पार्क को 2 फरवरी 2022 को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय स्थल घोषित किया गया है। और दोस्तों अरावली जैव विविधता पार्क ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। और आप जान लीजिए OECM यानी अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण, इसका दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा OECM का दर्जा दिया जाता है। तो अरावली जैव विविधता पार्क को दोस्तों इस तरह का अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया गया है, जो कि गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके द्वारा प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू की गई है? तो ये है गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। दोस्तों गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल द्वारा दोस्तों प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू की गई है और ये परियोजना इंदौर मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, आर्द्रभूमि जैव विविधता और पारितंत्र सेवाओं का एकीकृत प्रबंधन यानी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम परियोजना का वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्तर है वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF ट्रस्ट फंड के द्वारा। तो याद रखिएगा दोस्तों, आर्द्रभूमि जैव विविधता और पारितंत्र सेवाओं का एकीकृत प्रबंधन IMWBAS का वित्त पोषण वैश्विक पर्यावरण सुविधा ट्रस्ट फंड के द्वारा किया जाता है। और इस परियोजना में भारत की 3 आर्द्रभूमियां शामिल हैं। ये कौन कौन सी हैं? तो ये हैं सास्थम कोट्टा झील केरल में है, हरिके झील पंजाब में है और कबरताल बिहार में है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर है मध्य प्रदेश में। और ये हाइड्रोजन संयंत्र किसका संयुक्त उपक्रम है? तो याद रखिएगा वाटोमो एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी का संयुक्त उपक्रम है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा और ये भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चर्चा में रहा तेनालीपुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। तो उत्तर है तेनालीपुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य, ये आंध्र प्रदेश में है। और अगला प्रश्न है, भारत के किस टाइगर रिजर्व को प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो उत्तर है दोस्तों सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। और याद रखिएगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को भारत के प्रतिष्ठित या विश्व का प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और दोस्तों नेपाल के एक राष्ट्रीय उद्यान को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है, उसका नाम है बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है और नेपाल के बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान को प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार प्राप्त किया गया है या मिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2021 के दौरान भारत की जलवायु पर वक्तव्य यानी स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो उत्तर है भारतीय मौसम विज्ञान यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा भारत की जलवायु पर वक्तव्य यानी स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 रिपोर्ट जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार चरम मौसमी घटनाओं यानी एक्सट्रीम वेदर इवेंट से सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है
और दोस्तों ये देखिए वर्ष 1901 से 2021 के बीच सर्वाधिक गर्म वर्ष आपको बताना है कौन था, तो ये था वर्ष 2016। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाघ संरक्षण पर चौथा एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो उत्तर है मलेशिया में। दोस्तों मलेशिया में 19 से 21 जनवरी 2022 के मध्य बाघ संरक्षण यानी टाइगर कंजर्वेशन पर चौथा एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी ISFR 2021 किसने जारी किया? तो दोस्तों 13 जनवरी 2022 को भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, दोस्तों वन स्थिति रिपोर्ट, ये केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ISFR रिपोर्ट ये भारतीय वन संरक्षण यानी वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है? तो भारत में कुल वनावरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। दोस्तों ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और ISFR 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण 71.38 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। दोस्तों भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण कितना है? तो ये 9.57 मिलियन हेक्टेयर है। याद रखिएगा, वृक्षावरण या टोटल ट्री कवर ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% है। और भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में ISFR 2021 में वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये 1540 वर्ग किलोमीटर यानी 0.22% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 की तुलना में 2021 में वनावरण में वृद्धि की दृष्टि से 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये हैं, आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तेलंगाना में 632 वर्ग किलोमीटर, ओडिशा में 537 वर्ग किलोमीटर, कर्नाटक में 155 वर्ग किलोमीटर और झारखंड में 110 वर्ग किलोमीटर वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर में वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण कितना है? तो ये दोस्तों बहुत ही कम है, 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है, जो कि उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 6.15% है। दोस्तों ISFR 2019 की तुलना में 2021 में उत्तर प्रदेश में 12 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वनावरण में। और आप जान लीजिए कि ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में उत्तर प्रदेश के वनावरण में 0.08% की वृद्धि हुई है। और अगर जो हम उत्तर प्रदेश के भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों पर ध्यान दें, तो सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष 5 जिलों में सोनभद्र पहले स्थान पर, खीरी दूसरे पर, मिर्जापुर तीसरे, पीलीभीत चौथे और चित्रकूट चौथे स्थान पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले 5 जिले कौन से हैं? तो देखिए, सोनभद्र 35.29%, चंदौली 21.78%, चित्रकूट में 19.64%, पीलीभीत में 18.60% और श्रावस्ती में 17.40% सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ISFR 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो ये हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल पर में वन है, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पर छत्तीसगढ़ है। लेकिन अगर जो वनावरण प्रतिशतता के आधार पर देखें तो शीर्ष 5 राज्यों में मिजोरम पहले स्थान पर है दोस्तों। यहाँ पर कुल क्षेत्रफल का 84.53%,
बनावरण प्रतिशतता है और ये देश में सर्वाधिक है। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है 79.33% बनावरण, मेघालय में 76%, मणिपुर में 74.34% और नागालैंड में 73.90% पर जो है बनावरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देख लीजिए कि ISFR 2021 के अनुसार कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% से अधिक क्षेत्रफल वनाच्छादित है। तो याद रखिएगा 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दोस्तों उनके भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% या उससे अधिक क्षेत्रफल वनाच्छादित है। अगला प्रश्न है, कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 75% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है। तो ये हैं 5 राज्य, जिनमें लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय शामिल हैं। अगला प्रश्न है, देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल कितना है? तो ये है दोस्तों 4,992 वर्ग किलोमीटर, यानी 0.15% क्षेत्रफल पर मैंग्रोव वनों का विस्तार है। देश में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर 42.35% मैंग्रोव का विस्तार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून, उत्तराखंड में भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मंदिर को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में 2022-23 के लिए नामांकित किया है? तो ये है होयसल मंदिर। होयसल मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची के लिए शामिल किया गया है। होयसल मंदिर किस शैली का मंदिर है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, होयसल मंदिर 12वीं-13वीं शताब्दी के द्रविड़ शैली के मंदिर हैं और ये मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने भारत का पहला जलवायु जोखिम और भेद्यता एटलस यानी इंडियाज फर्स्ट वेदर हैजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलस लॉन्च किया है जनवरी 2022 में? तो उत्तर है भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD द्वारा भारत का पहला जलवायु जोखिम और भेद्यता एटलस लॉन्च किया गया है। दोस्तों, इस एटलस को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये IMD के जलवायु अनुसंधान और सेवा कार्यालय पुणे के द्वारा जलवायु जोखिम और भेद्यता एटलस जारी किया गया है, जो कि भारत का पहला जलवायु जोखिम और वल्नरेबिलिटी एटलस है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय टीम ने रेन फ्रॉग यानी मेढक की किस नई प्रजाति की खोज की है? तो उत्तर है ग्रेटा थर्नबर्ग, और इस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम प्रिस्टिमांटिस ग्रेटा थर्नबर्गे है। इस प्रजाति का नाम दोस्तों आप जान लीजिए प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थर्नबर्ग के नाम पर रखा गया है, जो कि स्वीडन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस किस राज्य में बनाया गया है? तो जनवरी 2022 में दोस्तों भारत का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस केरल राज्य में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य का वन्यजीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो उत्तराखंड का वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। और ये कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो याद रखिएगा अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसको इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में COP27 यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? तो ये है मिस्र। और दोस्तों वर्ष 2023 में COP28 की मेजबानी कौन करेगा? तो उत्तर है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। तो 2022 का जो COP27 है मिस्र द्वारा इस सम्मेलन की मेज़बानी की जा रही है, जबकि 2023 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मेज़बानी 2023 में संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 जो कि 11वां संस्करण है, इसके तहत अर्थ गार्जियन श्रेणी के अवार्ड के विजेता कौन है?
तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन केरल, ये दोनों अर्थ गार्जियन अवार्ड जो कि नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 है, इसके विजेता हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैव विविधता पर अभिशमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक CBD कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 का आयोजन स्थल क्या है? तो ये कुनमिंग चीन में आयोजित किया गया था। और दोस्तों देखिए, CBD COP15 के पहले चरण का आयोजन आभासी माध्यम से 11 से 15 अक्टूबर 2021 के मध्य किया गया था। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद के विश्लेषण के अनुसार भारत में PM 2.5 का सबसे बड़ा उत्सर्जक राज्य कौन सा है? तो उत्तर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों भारत में जो पार्टिकल मैटर 2.5 है, इसका सबसे बड़ा उत्सर्जक राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, 1 किलोमीटर की दायरे की वायु को शुद्ध करने में सक्षम भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक का उद्घाटन 7 सितंबर 2021 को कहां पर किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में। भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक की ऊंचाई कितनी है? तो ये 24 मीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के पहले क्रियाशील स्मार्ट टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आनंद विहार नई दिल्ली में 7 सितंबर 2021 को भारत के पहले क्रियाशील स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, गिलोय पौधे के जीनोम का अनुकरण करने वाला भारतीय अनुसंधान संस्थान कौन सा है? तो ये है IISER भोपाल, जो कि गिलोय पौधे के जीनोम का अनुकरण कर रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 44वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो याद रखिएगा, फुझोउ चीन में 16 से 31 जुलाई 2021 के मध्य विश्व धरोहर समिति की 44वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया और इसमें भारत के 2 नए स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया, जिनमें तेलंगाना का रामप्पा मंदिर और धौलावीरा गुजरात शामिल हैं। और दोस्तों वर्तमान में भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, वर्तमान में भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या 40 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व धरोहर स्थल शिलालेखों के सुपर 40 क्लब में शामिल होने वाले देश कौन से हैं? तो ये भारत हैं। भारत के 40 स्थल, इटली के 58 स्थल, फ्रांस के 49, जर्मनी के 51 स्थल, स्पेन के 49 स्थल और चीन के 56 स्थल शामिल हैं। रामप्पा मंदिर का एक अन्य नाम क्या है? तो ये है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। रामप्पा मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो 1213 यानी 1213 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों रामप्पा मंदिर का निर्माण रेचारला रुद्र द्वारा करवाया गया था और रामप्पा मंदिर के स्थापित देवता रामलिंगेश्वर स्वामी हैं। दोस्तों देखिए, रामप्पा मंदिर को दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा किसने कहा था? तो मार्को पोलो ने। और देखिए, विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल होने वाला सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा भारत का पहला स्थल कौन सा है? तो ये है धौलावीरा। और प्रथम हड़प्पाई स्थल जिसे 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, तो ये था मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। धौलावीरा कहाँ पर स्थित है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, धौलावीरा जो है ये कच्छ के महान रण में स्थित है और धौलावीरा से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो ये कर्क रेखा है। और धौलावीरा को लेकर गुजरात में स्थित विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं? तो इसमें देखिए, धौलावीरा, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क और रानी की वाव है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। करेंट अफेयर्स के अंतर्गत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी इन्वायरमेंट स्टडीज़ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का करेंट अफेयर्स, जिसमें हमने जनवरी 2022 से अद्यतन पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संपूर्ण घटनाओं को कवर किया है, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के पर्यावरण और पारिस्थितिकी खंड तथा अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टेट, सीटेट, सुपर टेट आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है।
तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।